Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our weekly revision current affairs class. 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम उसे दोबारा रिवाइज कराएंगे। 200 प्लस का पार्ट 2 है ये। आपके लिए इसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है ताकि कोई भी आपको परेशानी नहीं हो जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम में इसे रिवाइज करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, भारत का जो पहला किसान रेल है जिसे हरी झंडी दी गई थी पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, वो महाराष्ट्र से किस राज्य की ओर चला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, बिहार। जो पहला किसान रेल है भारत का वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर को चला है। और ये जो ट्रेन है ये साप्ताहिक चलेगा, यानी कि वीकली बेसिस पे ये रन होगा और ये कैरी करेगा पेरिशेबल आइटम्स, पेरिशेबल गुड्स जैसे कि फल और सब्जियां। और इसके लिए इसमें कोल्ड स्टोरेज की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली की सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है जिसके तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने रोड टैक्स भी एग्जेम्प्ट किया है और 1.5 लाख रुपए तक की छूट दी गई है जो लोग न्यू इलेक्ट्रिक कार्स परचेज करेंगे, और 30,000 रुपए तक की छूट दी गई है उन लोगों को जो ई रिक्शा या फिर फ्रेट व्हीकल्स परचेज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, भारत इनमें से किस देश के कवकास एक्सरसाइज 2020 में हिस्सा लेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, रशिया। हाल ही में भारत रशिया के कवकास एक्सरसाइज 2020 में हिस्सा लेगा और इसमें भारत से 150 आर्मी पर्सनल शामिल होंगे और कुछ होंगे इंडियन एयरफोर्स और कुछ इंडियन नेवी के। इसके अलावा भारत के अलावा 18 कंट्रियों को न्योता दिया गया है जिसमें से हैं चाइना, ईरान, पाकिस्तान और टर्की। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, अमेजिंग अयोध्या की लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, नीना राय। नीना राय ने एक किताब लिखी है अमेजिंग अयोध्या जो रिलीज होगी नवंबर 2020 में और इसे पब्लिश करेगा पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी। ये किताब अयोध्या के बारे में और अयोध्या की हिस्ट्री पर फोकस करेगी। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, उस केंद्रीय एनवायरनमेंट मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एक नेशनल पोर्टल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरक्षा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर हैं हमारे केंद्रीय मंत्री फॉर फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। उन्होंने वर्ल्ड एलिफेंट डे के ऊपर एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जिसका नाम है सुरक्षा। इस पोर्टल के माध्यम से, सुरक्षा के माध्यम से जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो रियल टाइम बेसिस पर सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत टाइम से ह्यूमंस और एलिफेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इनका को एग्जिस्टेंट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से कौन से एयरपोर्ट ने हाल ही में एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च की है इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स की सुविधा के लिए एक एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च की है। इस पोर्टल के माध्यम से इंटरनेशनल पैसेंजर्स कुछ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं इस पोर्टल पे और जो मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उससे एग्जेम्पशन हासिल कर सकते हैं। इसमें 5 लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी ज़्यादा, जो मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन स्किप कर सकते हैं और होम क्वारंटाइन ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किस देश ने हाल ही में 101 डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट को बैन किया है सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज
बी इंडिया। हाल ही में भारत ने 101 डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट को बैन किया है, जिसके तहत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का मिशन है आत्मनिर्भर भारत, उसे बूस्ट किया जा सके। और ये प्रतिबंध लगाया है 5 वर्षों के लिए, यानी कि 2020 से 2025 तक। इसमें कई तरह के आर्टिलरी गन्स वगैरह का जो इंपोर्ट है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में स्कूल्स के 50 मीटर के भीतर जंक फूड के सेल पर प्रतिबंध लगाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI ने हाल ही में स्कूल्स के 50 मीटर्स के भीतर जंक फूड के सेल पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और इसके अलावा जो स्कूल की कैंटीन्स हैं, स्कूल्स को अर्ज किया गया है कि वो डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपने कैंटीन्स में हेल्दी चीज़ें ही खाली सेल करें बच्चों के लिए। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा वन मितन योजना लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में इंदिरा वन मितन योजना लॉन्च की है और उनका मानना है कि इससे 19 लाख ट्राइबल फैमिलीज को फ़ायदा होगा। इसमें कुछ बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा, यानी कि 10 से 15 युवा पीढ़ियों का ग्रुप बनाया जाएगा और उनको सिखाया जाएगा कि कैसे वो अपना प्रोड्यूस को आगे मार्केट कर सकते हैं, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सहाय योजना? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, गुजरात। गुजरात की सरकार ने हाल ही में अपने फार्मर्स के लिए एक नई योजना लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। इसमें अगर उनके किसानों के क्रॉप्स नुकसान हो जाते हैं तो उन्हें कॉम्पेंसेशन देगी गुजरात की सरकार, और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का कॉम्पेंसेशन है अप टू 4 हेक्टेयर्स। तो जिनका 30% से 60% के भीतर नुकसान हुआ है उन्हें 80,000 रुपये कॉम्पेंसेशन मिलेगा, और जिनका 60% से ज़्यादा की फसल को नुकसान हुआ है उन्हें 1 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन मिलेगा। ये होगा कि अगर बाई चांस वहाँ पर सूखा पड़ जाए या फिर बेमौसम की बारिश हो जाए। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, इनमें से किसने हाल ही में कृषि मेघ लॉन्च किया है, जो कि है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, नरेंद्र सिंह तोमर। हमारे केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हाल ही में कृषि मेघ लॉन्च किया है। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये डिज़ाइन किया गया है कि जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम है उसे और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए ये डेटा क्लाउड में स्टोर किया जा सके, ताकि उन्हें जो करंट रिसर्च वगैरह हो रहे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके और उन्हें हाई क्वालिटी के एजुकेशन मिल सके। मेनली किया जा रहा है फॉर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। 12वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने हाल ही में आत्मनिर्भरता सप्ताह लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, राजनाथ सिंह। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया है आत्मनिर्भरता सप्ताह, जो कि रन करेगा फ्रॉम 7 to 14 अगस्त। ये किया गया है जब भारत ने 101 डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है, और इससे उनका मानना है कि इस बैन के बाद 7,000 MSME जो कि डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है उन्हें बूस्ट मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, इनमें से किसने ये किताब लिखी है जिसका नाम है आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, दलाई लामा। दलाई लामा ने ये किताब लिखी है जिसका नाम है आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, जो कि रिलीज होगी नवंबर 2020 में।
इसमें जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कंसर्न्स है वो उन्होंने जताए हैं। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अरुणोदय नाम की स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वुमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट मिलेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, असम। असम के हेल्थ मिनिस्टर ने वुमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट करने के लिए अरुणोदय नाम की स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत जो भी असम की महिलाएं हैं जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है उन्हें हर महीने 830 रुपए मिलेंगे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से। और ये स्कीम लॉन्च होगी अक्टूबर 2 को, यानी कि 2 अक्टूबर से ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वो 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करवाएंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, कैप्टन अमरिंदर सिंह है मुख्यमंत्री पंजाब के जिन्होंने हाल ही में पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की है और इसके लिए उन्होंने 92 करोड़ रुपीस ऑलरेडी सैंक्शन किए हैं। इस स्कीम के लॉन्च करने के बाद वो उनका जो पहला चरण है जो नवंबर 2020 तक चलेगा उसमें ये 1,74,015 स्टूडेंट्स जो क्लास 12 में पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के उन्हें स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि उनकी जो शिक्षा है वो कहीं पर भी नहीं रुके। और ये बच्चे मेनली बिलोंग करते हैं SC, ST और OBC कैटेगरीज में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले प्राइवेट कंपनी का नाम बताइए जिन्होंने एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन जिसका नाम है रमन सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, स्काईरूट। स्काईरूट एरोस्पेस भारत का पहली कंपनी है जिसने एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन जिसका नाम है रमन उसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है और ये रखा गया है नोबेल लॉरिएट CV रमन के नाम के ऊपर। और इनका जो खुद का इन हाउस है विक्रम-1 वो लॉन्च होगा दिसंबर 2021 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग रिलीज की है जिसने एक नया रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिकमेंड किया है जो कि है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, राजेश वर्मा। राजेश वर्मा ने हाल ही में एक BRR रिलीज की है यानी कि रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। इसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो भी इंडियन कंपनीज ग्लोबली अपने फुट होल्ड जमाना चाहती है ग्लोबल बिजनेस में उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना होगा यानी कि रिस्पॉन्सिबल बिजनेस करना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य के मोयरा बनाना, हर्मल चिली और उनकी जो स्वीट डिश है खाजे उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, गोवा। गोवा के मोयरा बनाना, हर्मल चिली और उनकी जो ट्रेडिशनल फेस्टिव स्वीट डिश है खाजे उसे पिछले 3 महीनों में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इससे पहले गोवा की कैश्यू फेनी और खोला रेड चिली को भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल, इनमें से किस राज्य ने पहली पोजीशन हासिल की है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, ओडिशा। ओडिशा ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत स्कीम। वो 3 साल से कंटिन्यूसली टॉप परफॉर्मर रहा है ओडिशा और इसके लिए ओडिशा को 41.66 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा दिए गए हैं एज दी आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस इंसेंटिव। अमृत के तहत उन्हें 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना था और उसमें ओडिशा ने टॉप पोजीशन हासिल की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने हाल ही में एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके तहत जो हमारे ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं उन्हें फायदा होगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, नरेंद्र मोदी।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 अगस्त 2020 को एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके तहत जो हमारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उन्हें फायदा होगा। इससे जो हमारा टैक्स बेस है उसे ब्रॉडन किया जाएगा और कई सारी चीजें आईटी स्क्रूटनी में लाई जा रही हैं। जैसे कि अगर आपका सालाना इलेक्ट्रिक बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप आईटी स्कैनर के अंडर में आएंगे। इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस क्लास टिकट परचेज कर रहे हैं तो वो भी आईटी स्कैनर के अंडर आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। 22वां सवाल, इनमें से किस कंट्री ने हाल ही में डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल एजेंसी, क्योंकि वहां पर एक स्टैंडर्ड शिप ने फ्यूल को स्पिल किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए मॉरिशस। हाल ही में मॉरिशस ने स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की है बिकॉज एक जापानीज शिप ने वहां पर 1000 टन का फ्यूल स्पिल किया है इको सेंसिटिव एरियाज में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन की घोषणा की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए रशिया। हाल ही में रशिया ने दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन की घोषणा की है, जो कि प्रोड्यूस किया गया है बाय द मॉस्कोज गामलेया इंस्टीट्यूट। ऐसे कई सारे विवाद है इसको लेके कि इसके जो ट्रायल्स है वो पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं और उसके बाद भी रशिया ने इसकी अनाउंसमेंट की है, सो इसको लेके काफी विवाद भी चल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां सवाल, वॉल्टर रॉजर्स मॉन्टोस रूइज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी पेरू। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में वॉल्टर रॉजर्स मॉन्टोस रूइज ने शपथ ली है 8 अगस्त को और वो रिप्लेस करेंगे पेड्रो केटरियानो को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद अऊद बिलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी मॉरिटेनिया। मॉरिटेनिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अऊद गजोनी ने अपॉइंट किया है मॉरिटेनिया के नए प्रधानमंत्री, जो कि है मोहम्मद अऊद बिलाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल, इनमें से किस स्पेस एजेंसी के प्लैनेट हंटर, जिसका नाम है टेस यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी नासा। नासा के प्लैनेट हंटर टेस ने 66 नए एक्सोप्लैनेट खोजे हैं। इसके लिए उन्होंने इसे अपने प्राइमरी मिशन पर भेजा था वर्ष 2018 में। अब उनका जो प्राइमरी मिशन है वो खत्म हो गया है और अब ये जो टेस्ट है ये गया है अपने एक्सटेंडेड मिशन, जो कि खत्म होगा सितंबर 2022 में। इसमें 4 कैमरास के माध्यम से वो पिक्चर्स लेंगे चारों तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति ने इजराइल और यूए के बीच में शांति समझौते में मदद की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई यूएसए। यूएसए, इजराइल और यूएई ने हाल ही में एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें इजराइल और यूएई के बीच में एक पीस डील साइन हुई है और जिसमें यूएसए ने बहुत बड़ी भागीदारी की है। फोन कॉल के माध्यम से ये सॉर्ट आउट हुआ था और 49 इयर्स में पहली बार इजराइल और यूएई अपने जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको फुल्ली नॉर्मलाइज करेंगे। बढ़ते हैं बैंकिंग और फाइनेंस की तरफ। $28वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में $200 मिलियन की फाइनेंशियल डील साइन की है रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर लिमिटेड के साथ, जिसके तहत वो 718 मेगावाट पावर प्लांट बैठाएंगे बांग्लादेश में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी एशियन डेवलपमेंट बैंक।
हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने RBLPL यानी कि रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड के साथ $200 मिलियन की फाइनेंसिंग डील साइन की है, जिसके तहत वो 718 मेगावाट का पावर प्लांट बिठाएंगे बांग्लादेश में। इसमें $100 मिलियन देगी एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरा $100 मिलियन को एशियन डेवलपमेंट बैंक एडमिनिस्टर करेगी, जो कि दिया जाएगा फ्रॉम LEAP, जो कि है लीडिंग एशियाज प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बैंक ने हाल ही में LIC में लगभग 5% स्टेक खरीदे हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, यस बैंक। यस बैंक ने अनाउंसमेंट की है 6 अगस्त को कि LIC ने अब लगभग यस बैंक का 5% तक का हिस्सा एक्वायर किया है। ऑलरेडी LIC के पास 0.75% स्टेक था, जो कि अब उन्होंने बढ़ा करके कर दिया है टू 4.98%, यानी कि फ्रेश उन्होंने 4.3% स्टेक खरीदा है। और इसके बाद LIC के पास 125 करोड़ शेयर्स हैं यस बैंक के। बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगठन ने हाल ही में एक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है 9th रिवॉर्ड्स लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है 9th रिवॉर्ड्स लॉन्च किया है। इसके तहत जो हमारे डिजिटल पेमेंट्स है उसे बूस्ट किया जाएगा और बैंक्स इससे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन कर सकती हैं। इसमें जो ये लॉयल्टी पॉइंट्स दिए जाएंगे ट्रांजैक्शंस करने पे, वो रिडीम किया जा सकता है, चाहे फ्लाइट बुकिंग पे हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पे हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की रिपोर्ट के हिसाब से भारत की GDP वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत तक रहेगी कोरोना महामारी के कारण? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज B -4.5%। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने हाल ही में 11 अगस्त को एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2020 में भारत की GDP रहेगी -4.5%। इसके अलावा उनका ये मानना है कि वर्ष 2021 में भारत की GDP रहेगी पॉजिटिव यानी कि +6.3%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32वां सवाल, फॉर्चून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज E96। हाल ही में फॉर्चून ने टॉप 100 ग्लोबल 2020 की लिस्ट रिलीज की है 11 अगस्त को, और इसमें रिलायंस की रैंकिंग है 96 नंबर पर। इससे पहले 2012 में रिलायंस टॉप 100 में आए थे, तब उनकी रैंकिंग 99 पर थी, लेकिन 2016 में उनकी रैंकिंग गिर करके हो गई थी 215 पर, और 2016 से कंसिस्टेंटली इनकी रैंकिंग इंक्रीज कर रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बैंक को RBI ने मंजूरी दी है टू सेटअप अ नॉन फाइनेंशियल सब्सिडियरी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज B, साउथ इंडियन बैंक। हाल ही में RBI ने 12 अगस्त को साउथ इंडियन बैंक को मंजूरी दी है कि वो अपना एक नॉन फाइनेंशियल सब्सिडियरी सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद जो साउथ इंडियन बैंक का जो भी प्रोजेक्ट्स है वो सही से स्ट्रीमलाइन हो सकेगा। बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के हिसाब से मुकेश अंबानी अब दुनिया के कौन से नंबर पर आते हैं इन टर्म्स ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, और उनकी जो वर्थ है वो है 80.6 बिलियन $। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज C, 4th। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के हिसाब से मुकेश अंबानी अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी हैं और जिनकी नेट वर्थ है 80.6 बिलियन $। पहले नंबर पर है जेफ बीजोस जिनकी नेट वर्थ है 187 मिलियन $। दूसरे नंबर पर है बिल गेट्स जिनकी नेट वर्थ है 121
मिलियन यूएस डॉलर्स, और तीसरे नंबर पर है मार्क जुकरबर्ग जिनकी नेटवर्थ है 102 मिलियन यूएस डॉलर्स। बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस देश को हाल ही में भारत ने 1 मिलियन यूएस डॉलर का ग्रांट असिस्टेंस दिया है कोविड-19 से लड़ने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, एंटीगुआ एंड बारबुडा को हाल ही में भारत ने 1 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक असिस्टेंस दिया है जिसके तहत वो कोविड-19 से लड़ सके। इसके अलावा भारत ने उन्हें 10,000 हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स भी दिए हैं ईच, यानी कि इन दो देशों को 10,000 हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स भी दिए गए हैं ताकि कोविड-19 महामारी से उन्हें लड़ने में आसानी हो। और इस 1 मिलियन के असिस्टेंस से वो परचेज करेंगे वेंटिलेटर्स और अदर हेल्थ इक्विपमेंट्स। 36वां क्वेश्चन, मालदीव्स के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए इनमें से कितने पैसे भारत ने मालदीव्स को दिए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, 500 मिलियन डॉलर्स भारत ने अनाउंस किए हैं मालदीव्स के लिए उनके ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। और इसके बाद जो माले हैं उनका कैपिटल वो 3 नेबरिंग आइलैंड से कनेक्ट होगा जिसका नाम है बिलिंगिली, तुलिफाशु और गुलीफुआ। 100 मिलियन डॉलर्स का असिस्टेंट वो दे रहे हैं और इसके अलावा 400 मिलियन यूएस डॉलर्स एलओसी के माध्यम से दिए गए हैं। बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने एक फीचर अनाउंस किया है जिसके तहत चेक्स के फ्रॉड्स को रोका जा सकता है। उस फीचर का नाम क्या है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, पॉजिटिव पे। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने पॉजिटिव पे की अनाउंसमेंट की है जिसके तहत 50,000 या उनसे ज़्यादा वैल्यू का जो चेक है उसके लिए ये स्कीम मतलब ये ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है। इससे जो चेक फ्रॉड्स है उसे रोका जा सकता है। इसके तहत जो भी जिनका भी अकाउंट है जो ये चेक दे रहे हैं उन्हें अपने बैंक के एप्लीकेशन पर चेक के डिटेल्स फिलअप करने होंगे ताकि जब ये चेक इन कैश हो तो वो डिटेल्स मैच हो और इससे फ्रॉड काफ़ी कम हो सके। चलिए बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां सवाल, हाल ही में आरबीआई ने सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन को मैंडेटरी बनाया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जिनके पास इनमें से कितने वैल्यू के एसेट्स हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, 2000 करोड़। हाल ही में आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ये निर्देश किया है कि जिनके पास 2000 करोड़ या उससे ज़्यादा के एसेट्स हो उन्हें एक सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन मेथड यूज़ करना होगा 30 जून 2021 से। इसके तहत जो भी एसेट क्लासिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक मैनर में कंप्यूटर बेस्ड होगा और इससे इसकी इंटेग्रिटी पे ट्रस्ट किया जा सकेगा। बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स ने एक लिस्ट रिलीज की है ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020। इसमें पहले नंबर पर कौन से अभिनेता हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, ड्वेन जॉनसन। हाल ही में फोर्ब्स ने जो लिस्ट रिलीज की है ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 उसमें पहले नंबर पर है ड्वेन जॉनसन जिनकी अर्निंग है 87.5 मिलियन यूएस डॉलर्स और दूसरे नंबर पर है रियान रेनॉल्ड जिनकी इनकम है 71.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। ये जो डिटेल उन्होंने ली है वो उसका डेट है 1 जून 2019 से 1 जून 2020 तक और इसमें अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय हैं जो टॉप 10 में आए हैं। छठे नंबर पर है अक्षय कुमार इन टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020। चलिए बढ़ते हैं अब अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस की तरफ। 40वां सवाल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, हरदयाल प्रसाद को चुना गया है एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 10 अगस्त 2020 को। 10 अगस्त 2020 को अपनी पोजीशन को अज्यूम करेंगे और वो रिप्लेस करेंगे नीरज व्यास को।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी और वो रिप्लेस करेंगे अरविंद सक्सेना को। 7 अगस्त को। 42वां सवाल, सीआरपीएफ के नए इंस्पेक्टर जनरल के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई पीएस रानिपसे को चुना गया है एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो चलिए एक बात कर लेते हैं। पीएस रानिपसे एक 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर है उड़ीसा केडर के। बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी महिंदा राजापक्सा। महिंदा राजापक्सा को चुना गया है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में 9 अगस्त 2020 को। इससे पहले वो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। बढ़ते हैं 44th क्वेश्चन की तरफ। इनकम टैक्स के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी पतंजलि झा। पतंजलि झा को चुना गया है एज द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई। ये एक सीनियर आईआरएस वो रह चुके हैं, यानी कि सीनियर इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं। इससे पहले वो मुंबई में काम कर चुके हैं मई 97 से अप्रैल 2007 तक। बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री हसन दयब ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दयब ने हाल ही में इस्तीफा दिया है आफ्टर द बेरूट ब्लास्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि बेरूट में बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ था। एमोनिया नाइट्रेट वहाँ के पोर्ट पर जो था, टन्स एंड टन्स ऑफ एमोनिया नाइट्रेट वो फट गया था और जिससे लगभग 250 लोगों की जान गई थी। और ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया है 10 अगस्त को। बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई प्रमोद भाषण। प्रमोद भाषण को चुना गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ICRIER। इससे पहले वो सर्व कर रहे थे एज द वाइस चेयरमैन ऑफ ICRIER और वो रिप्लेस करेंगे ईश्वर जज आडवाणिया को। चलिए बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेक्स्ट चेयरमैन के रूप में पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड में इनमें से किसे चुना है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी सोमा मंडल। सोमा मंडल को चुना गया है टू बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है और ये सिलेक्शन किया है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने। और वो रिप्लेस करेंगी अनिल चौधरी को, जो इस ईयर एंड में यानी कि 2020 के एंड में रिटायर होंगे। बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने DGNO का चार्ज अज्यूम किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी ने अज्यूम किया है एज द चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन 13 अगस्त 2020 को। इससे पहले वो वाइस एडमिरल थे। बढ़ते हैं अवार्ड्स की तरफ। 49th क्वेश्चन, इनमें से किसे
एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का अवार्ड मिला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी। 2 लोगों को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का अवार्ड मिला है। पहले है नितिन सेठी और दूसरे हैं शिव सहाय सिंह। तो चलिए बात कर लेते हैं। नितिन सेठी को पैसा, उनकी जो 6 पार्ट की सीरीज है पैसा पॉलिटिक्स, उसके लिए अवार्ड दिया गया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैटेगरी में, जो कि पब्लिश किया गया था बाय हफिंगटन पोस्ट इंडिया द्वारा। और शिव सहाय सिंह को दिया गया है सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए फॉर उनके जो एक स्टोरी थी डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन, जो कि द हिंदू ने पब्लिश की थी। बढ़ते हैं अब कमिटीज की तरफ। 50वां सवाल, हाल ही में गवर्नमेंट ने एक पैनल को गठित किया है जो फिक्स करेंगे सीलिंग रेट्स, जिसके तहत जो ड्यूटी रीइंबर्समेंट स्कीम है एक्सपोर्टर्स के लिए, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी। रिटायर्ड सेक्रेटरी जे.के. पिल्ले इज द चेयरमैन ऑफ द पैनल, जो हमारी गवर्नमेंट ने फिक्स की है, जिसके तहत जो सीलिंग रेट्स है वो डिसाइड होंगे एक्सपोर्टर्स के लिए। बढ़ते हैं एमओयूज और पार्टनरशिप्स की तरफ। 51वां सवाल, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने एक एमओयू साइन किया है इनमें से किस राज्य सरकार के साथ, जिसके तहत वो उनकी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के साथ काम करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है फॉर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत। वर्ष 2019 में फ्लिपकार्ट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम था फ्लिपकार्ट समर, जिसके तहत वो जो वहाँ के लोकल आर्टिसंस हैं, तो उनका जो काम है वो ग्लोबली अपने प्लेटफॉर्म पर शोकास्ट करेंगे और इसके साथ वो उन्हें जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेसेस है, फ्री कैटलॉगिंग और मार्केटिंग, इन सब की भी ट्रेनिंग देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52वां सवाल, इनमें से किस देश के साथ हाल ही में भारत ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत वो अदू अटोल में 5 इको टूरिज्म जोन्स डेवलप करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, मालदीव्स। हाल ही में भारत और मालदीव्स में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत अदू अटोल में 5 इको टूरिज्म जोन्स डेवलप करेगी भारत, और इसके लिए भारत ने $5.5 मिलियन का ग्रांट असिस्टेंस दिया है मालदीव्स को। और ये जो इको टूरिज्म जोन्स है ये डेवलप किए जाएंगे अंडर दी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम। तो इको टूरिज्म जोन्स क्या होता है एक बार ब्रीफली बता देती हूँ। ये कुछ जोन्स है जिन्हें मतलब जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स हैं उन्हें डेवलप किया जाता है टूरिज्म विदाउट ऑल्टरिंग देयर नेचुरल ब्यूटी। जैसे कि आप देखते होंगे जगह जगह हॉट स्प्रिंग्स वगैरह हैं, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53वां सवाल, इनमें से किस फाउंडेशन ने हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत भारत में जो जेंडर डिजिटल डिवाइड है उसे ब्रिज किया जा सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, रिलायंस फाउंडेशन। हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन और USAID ने आपस में साझेदारी की है जिसके तहत जो जेंडर डिजिटल डिवाइड है भारत में उसे ब्रिज किया जा सके, और इसके लिए जो अलग अलग स्कीम्स वगैरह है वो आएंगी इन द मंथ ऑफ सितंबर टू नवंबर 2020। बढ़ते हैं स्पोर्ट्स सेक्शंस की तरफ। 54वां सवाल, इनमें से कौन सा देश 2021 के ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, इंडिया। 2021 के ICC T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा भारत,
और 2020 यानी कि इस वर्ष का जो पोस्टपोन कर दिया गया था टूर्नामेंट 2022, उसकी मेज़बानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं 55th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस F1 रेस ड्राइवर ने जीता है F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, रेडबुल के ड्राइवर मैक्स इमिलियन वेस्टरपन, जो कि नीदरलैंड को बिलोंग करते हैं, उन्होंने जीता है F1 का 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 और ये 2020 के पहले नॉन मर्सिडीज ड्राइवर है जिन्होंने ये रेस जीता है। और ये हुआ था सिल्वरस्टोन सर्किट यूके में। बढ़ते हैं अब ऑर्बिचुअरीज की तरफ। 56वां सवाल, राहत इंदौरी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, पोएट। जाने माने उर्दू के कवि थे राहत इंदौरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया 11 अगस्त को। कोविड-19 से वो पॉजिटिव थे और उन्हें 3 हार्ट अटैक कंटिन्यूस आए, जिनके बाद उन्हें रिवाइव नहीं किया जा सका। बढ़ते हैं 57th क्वेश्चन की तरफ। राजीव त्यागी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, पॉलिटिशियन। कांग्रेस के प्रवक्ता थे राजीव त्यागी, जिनका 12 अगस्त को निधन हो गया। उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उसके बाद उन्हें नियरेस्ट अस्पताल में ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें रिवाइव नहीं किया जा सका। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेक्शन, जो कि है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेट्स फॉर 2020। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं अगस्त में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 8 अगस्त को मनाया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट डे, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब छोड़ा था, एक 6 अगस्त को और दूसरा 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। इसके अलावा 9 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पॉपुलेशन। और 2020 का थीम है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलियंस। तो इस दिन इंडिजीनियस जो हमारे लोग हैं उनके बारे में, लोगों को उनके राइट्स के बारे में लोगों को बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे और वर्ल्ड लायन डे। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे वर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। ये इसीलिए मनाया जाता है कि जो लोगों को बायोफ्यूल के बारे में बताने के लिए, और कि हम फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर अब जो ग्रीनर फ्यूल्स हैं उन पर ध्यान दें। और वर्ल्ड लायन डे इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारी लॉयन की पॉपुलेशन है उनको हम कैसे प्रिजर्व कर सके, उस बारे लोगों को बताने के लिए मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे, जो कि वर्ष 2012 से मनाया जा रहा है। इसके अलावा 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, जो हमारे और 2020 का थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसके अलावा 13 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 13 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके और अर्ज किया जा सके कि वो ऑर्गन्स को डोनेट करें, ताकि जो डिमांड और सप्लाई है ऑर्गन डोनेशन के बीच में उसे ख़त्म किया जा सके और लोगों की जानें बचाई जा सकें। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, एसएससी रिलेटेड हो, रेलवे रिलेटेड हो, जैब रिलेटेड हो, कैब रिलेटेड हो या फिर पैरा 13.2 रिलेटेड हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7 अपने अकाउंट पे या फिर हमारे ऐप पे। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।